फतूर इश्क एपिसोड 69। सुबह की हल्की धूप दौरानी मेंशन की छत पर फैल चुकी थी। ठंडी हवा चल रही थी। टेरेस के एक कोने में अर्जल और आरेश अपने अपने मग में ब्लैक कॉफी लिए बैठे थे। दोनों के हाथों में मोबाइल था और दोनों ज़ाहिरी तौर पर अपनी अपनी स्क्रीन्स में मसरूफ थे, मगर असल कहानी कुछ और थी। हर कुछ सेकंड के बाद आरेश चोर निगाहों से अर्जल के मोबाइल की जानिब देखता और इसी वक्त अर्जल भी इसके फ़ोन की स्क्रीन पर एक झलक मार लेता, जैसे दोनों किसी खामोश मुकाबले में लगे हुए हों। कुछ ही देर यही सिलसिला चलता रहा। आखिर आरेश से रहा नहीं गया। उसने मोबाइल नीचे रख कर कहा, आपको शर्म नहीं आती? अर्जल ने नज़र उठाए बगैर पूछा। किस बात की? मेरे फ़ोन में झांक झांक कर देख रहे हैं। अर्जल ने आराम से कॉफ़ी का सिप लिया। तुम्हारा फ़ोन नहीं देख रहा था, बस ये तसल्ली कर रहा था कि मेरी बहन के लिए कोई बचकाना गिफ्ट तो नहीं ढूंढ रहे। आरेश ने फ़ौरन से भवें चढ़ाई। मतलब? अर्जल ने उसकी जानिब देखा। पिछली बार भी तुम्हारा गिफ्ट देखकर लगा था कि जैसे 5 साल के बच्चे की बर्थडे पार्टी हो। आरेश का मुंह खुल गया। एक्सक्यूज मी, वो इम्पोर्टेड लिमिटेड एडिशन टेडी बेयर था। अर्जल ने कंधे उचकाए थे। नाम जितना भी लंबा रख लो, टेडी बेयर ही था। आरेश ने कॉफी का मग जोर से टेबल पर रखा। मुझे पहले ही पता था कि आपकी नीयत साफ नहीं है। अर्जल ने मुस्कुराते पूछा था। मेरी? हाँ, आपको डर लग रहा था क्योंकि प्रिंसेस की बर्थडे के लिए हर साल की तरह इस बार भी मेरी चॉइस आप और डैडी दोनों से बेहतर होने वाली है। अर्जल हंस दिया। ज़्यादा खुशफहमी सेहत के लिए ठीक नहीं होती। नूरा मेरी बहन है और बिजनेस माइंडेड भी बिल्कुल मेरी तरह है। वो तुम्हारे गिफ्ट लेकर कहेगी कि ऋषि भाई ये दुनिया का बेस्ट गिफ्ट। मेरा गिफ्ट देखकर मुझे कहेगी कि अज्जू भाई इससे अच्छा गिफ्ट हो ही नहीं सकता। और डैड को कहेगी कि सिर्फ आप ही मुझे इतना समझते हैं। हम तीनों खुश और मैडम का प्रॉफिट बराबर। हरेश ने दोनों हाथ हवा में उठाए। वो मेरी भी बहन है और आज पता चला कि सिर्फ आपका बिजनेस वाला फ़ोन ही नहीं, मेरी एक्टिंग वाला फ़ोन भी इसके रग रग में दौड़ रहा है। हर एक को अलग डायलॉग और हर एक को लगता है कि बस वही फेवरेट है। आने दो इसको, फिर बताता हूँ। ये कहते आरेश के चेहरे की मुस्कुराहट धीरे धीरे फैली। ये कहते आरेश के चेहरे की मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ गई, जैसे किसी ने अचानक किसी कोई पुरानी बात याद दिला दी हो। उसने गहरी सांस ली। कॉफी का मग धीरे से रेलिंग पर रखा। पता नहीं भाई, इस बार प्रिंसेस आएगी भी कि नहीं। पहले तो बर्थडे से एक हफ्ता पहले ही पूरा घर सर पे उठा लेती थी। ये चाहिए, वो चाहिए, सरप्राइज चाहिए, केक मैं चूज करूंगी। अब इस अरसम की वजह से ना उसकी हंसी सुनाई देती है ना उसकी लड़ाइयाँ। घर भी कितना अजीब खाली लगता है। अर्जल ने कुछ खामोशी से इसे देखा था, फिर कॉफी का आखिरी सिप लेकर धीरे से बोला, फिक्र मत करो, हालात बदले हैं, हमारी प्रिंसेस नहीं। मुझे अरसम से ज़्यादा मेरी बहन पर भरोसा है। बर्थडे के दिन अरसम खुद प्रिंसेस को यहाँ लाएगा, चाहे मान कर या मजबूरी में। आरेश ने हैरानगी से इसको देखा। इतना यकीन? अर्जल ने सिर्फ इतना कहा, अपनी बहन को मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर जानता हूँ। तुम उसकी टेंशन छोड़ दो और बाहरी गुड़िया का सोचो। अल्लाह जाने इतनी सीधी सादी प्यारी लड़की तुम जैसे मक्कार इंसान के जाल में कैसे फंस गई। आरेश ने फौरन से कॉफ़ी का मुंह उठाया। मेरा भी यही ख्याल है। दोनों टेरेस पे आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। आरेश ने अर्जल की जानिब देखकर कहा, मेरे भी बिल्कुल यही ख्यालात हैं। मेरी हेजन भाभी को देखो, कितनी क्यूट एंजल, इतनी शरीफ, इतनी मासूम। और फिर इनका शौहर। उसने अर्जल को सर से पांव तक देखा। चलता फिरता जिन है। अर्जल ने इसे घूरते कहा था। खत्म हो गया? आरेश ने सर हिलाया। अभी कहाँ, मुझे पूरा यकीन है रात रात को आप उड़ते भी होंगे, बस भाभी को पता नहीं चलने देते। अर्जल ने इसे देखकर कहा, उड़ता तो नहीं, लेकिन तुम्हें ज़रूर उड़ा सकता हूँ। आरेश ने आंखें फैलाई। कैसे? गोली से। आरेश ने फौरन से 2 कदम पीछे लिए। देखा, मैं इसीलिए कहता हूँ कि भाभी के साथ चलता फिरता जिन नहीं, लाइसेंस याफ्ता जिन रहता है। अर्जल ने सर निगाहें इस पर डाली थी। एक और जुमला बोला ना तो लाइसेंस इस्तेमाल भी कर लूँगा। और वैसे भी इस जिन से तुम्हारी हेजन भाभी को मोहब्बत हो गई है। आरेश ने फौरन से जवाब दिया। भाभी बहुत मासूम है, वरना समझदार लड़की तो पहली मुलाकात में ही आयतल कुर्सी पढ़ लेती। हेजन और मासूम? तुमने मेरी पेंगुइन को देखा ही कितना है। वो जितनी मासूम दिखती है अंदर से उतनी शैतान है। बच्चों से ज़्यादा बच्ची है। 1 मिनट में सीधी नहीं बैठ सकती। कल ही मेरी कॉफ़ी में नमक मिलाकर खुद इतनी ज़ोर से हंसी कि खुद ही पकड़ी गई। कभी मेरी चीज़ें छुपा देती है और कभी खुद ही कहीं गायब हो जाती है और फिर मुझे इसे ढूंढने की ड्यूटी लग जाती है। आरेश हंस पड़ा था। अब आप अपनी बाहरी गुड़िया के बारे में सुने। मेरी बनी तो आपकी पेंगुइन से भी ज़्यादा खतरनाक है। अर्जल ने भवें उचकाई। मतलब? आरेश ने उंगलियां गिनवानी शुरू की।
सिचुएशन के हिसाब से पर्सनैलिटी चेंज, घबरा जाए तो छोटी बच्ची, गुस्सा आए तो गुंडी, किसी पर शक हो जाए तो सीआईडी, किसी की फिक्र हो तो डॉक्टर, और अगर मुझे डांटना हो तो सीधी मेरी अम्मी। और जब मैडम इमोशनल हो जाती है ना तो पहले खुद रोती हैं, फिर मुझे इससे भी ज़्यादा रुला देती है। अर्जुन ने हल्का सा कहका लगाया। अच्छा है, तुम यही डिजर्व करते हो। सेम टू यू भाई। दोनों ने एक साथ एक दूसरे को घूरना शुरू कर दिया। फिर कुछ सेकंड के बाद आखिर दोनों एक साथ मुस्कुराए। फिर दोनों टेरेस से नीचे उतरने लगे। जैसे ही लॉन की जानिब नजर गई, दोनों एकदम से रुक गए। थोड़ी ही दूर पेंगुइन और बनी की खुफिया मीटिंग चल रही थी। दोनों लॉन में घास पर साथ साथ बेंच पर बैठी थी। बीच में फैमिली पैक चिप्स रखा था, जिसमें दोनों बगैर हिसाब के हाथ डाल डाल कर चिप्स खा रही थी। कभी इधर देखती, कभी उधर देखती, कभी एक दूसरे के कान के करीब झुककर धीमी आवाज में कुछ कहती। फिर दोनों एक साथ हैरानगी से आंखें बड़ी कर लेती। कभी हेजन हाथ हिला हिलाकर कुछ समझाती, कभी बहारे हैरानगी से मुंह खोल लेती। उनकी पुश्त अर्जल और आरेश की तरफ थी। आरेश ने आंखें तंग करते धीरे से कहा, भाई ये दोनों इतनी सीरियस डिस्कशन में? अर्जल ने दीवार के साथ लगते जवाब दिया, मुझे लगता है हमारे खिलाफ कोई मीटिंग चल रही है। आरेश की आंखें फैल गई। ऑपरेशन शोहर? अर्जल के होंठ दबे। लगता तो यही है। हेजन और बहारे अपनी ही दुनिया में मगन थी, इसीलिए इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो दो खुद साख्ता जासूस दीवार की आड़ लेकर उनकी इस टॉप सीक्रेट मीटिंग का राज जानने के लिए धीरे धीरे उनकी जानिब बढ़ रहे थे। अरे नहीं जानी, तुम मेरे भाई के बारे में ऐसा मत सोचो। बहारे ने चिप्स का एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए फौरन से अर्जुल का दिफा किया। हेजन ने आंखें घुमाई थी। बस, तुम भी ना बहारे, तुम इस डायनासोर को जानते ही कितना हो। दीवार के पीछे खड़े अर्जुल ने भवें सुकेड़ी। डायनासोर? इसके पास खड़े आरेश को अपनी हंसी रोकने के लिए होंठ दबाने पड़े। हेजन ने चिप्स का टुकड़ा उठाया और मुंह फुलाते कहा, कसम से शादी से पहले लगता था बहुत शरीफ है। पूरा अकड़ू अंटार्कटिका बने फिरते हैं। बर्फ का पहाड़, ना हंसना ना मुस्कुराना ना रोमांस का आर पता है। और अब बहारे को कुछ ज्यादा ही तजस्सुस हुआ। शादी के बाद पता चला शरीफ नहीं, बहुत मौका परस्त है, और अब रोमांटिक अंटार्कटिका बन गए हैं। अर्जुल की दूसरी भवें भी उठ गई थी। आरेश का कंधा हंसी से हिलने लगा। हेजन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हर वक्त बस इसी इंतजार में रहते हैं कि कब मौका मिले और मुझे निगल जाए। आरेश ने फौरन से अपना मुंह दोनों हाथों से बंद किया था। हंसी अब मुश्किल से कंट्रोल हो रही थी। अर्जुल ने धीरे से इसे घूरा। हेजन ने ड्रामेटिक अंदाज में हाथ हवा में उठाए। और शादी के बाद नवाब साहिब के नखरे तो और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। पेंगुइन इधर आओ, पेंगुइन इधर मत जाओ, पेंगुइन मेरे पास बैठो, पेंगुइन मेरी तरफ देखो, बस एक किस, पेंगुइन बस एक हग। अरे भाई, मुझे सांस भी तो लेने दिया करो। आरेश का सर नीचे झुक गया। उसकी हंसी अब निकलने ही वाली थी कि अर्जुल का चेहरा बिल्कुल संजीदा था, मगर कानों तक हल्का सा सुर्ख होने लगा था। हेजन ने चिप्स का पैकेट बाहर के जाने बढ़ाया। सबसे बड़ी बात सुनो, खुद पूरा दिन बिजनेस मीटिंग करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही मैं 5 मिनट किसी और से बात कर लूं तो अचानक इन्हें मेरी याद आ जाती है। पेंगुइन जरा इधर आना, एक जरूरी बात करनी थी। बहारे जोर से हंसी। भाई तुम्हारे लिए इतने पॉजेसिव, ये तो वाकई ही क्यूट है। हेजन ने दोनों आंखें बड़ी कर दी। और सुनो, उनके पीछे तो हर वक्त लड़कियों की लाइन रहती है। हर जगह कोई ना कोई इन्हें देख रहा होता है। इस वक्त तो जनाब को कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर कोई गलती से मेरी तरफ देख ले तो बस एक सेकंड में उनके अंदर का गुंडा गिरगिट जाग जाता है। फिर उस शख्स की खैर नहीं होती। बहारे जोर जोर से हंसी। कसम से बहारे, जब कोई लड़की इन्हें घूर घूर कर देखती है ना तो पहले दिल करता है कि इस लड़की की आंखें निकाल दो, और कभी कभी इस जनाब का इतना हैंडसम चेहरा ही बिगाड़ दो। ना चेहरा रहेगा, ना लड़कियां लाइन लगा कर देखेंगी। बहारे जोर से हंसी। फिर हेजन ने कंधे उचकाए। फिर थोड़ी देर के बाद गुस्सा ठंडा हो जाता है और मैं खुद सोचती हूँ कि छोड़ो, मेरा ही तो शौहर है, मेरा हैंडसम अकड़ू अंटार्कटिका बेबी। बुरा भी लगेगा तो मुझे ही। ये कहकर वो खुद ही शर्मा कर हंस पड़ी। दीवार के पीछे आरेश ने फौरन से अर्जुल को देखा। भाई, अकड़ू अंटार्कटिका बेबी बन गया? अर्जुल ने इसे ठंडी नजर से देखा। एक लफ्ज और बोला ना तो ये अंटार्कटिका तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर देगा। उधर हेजन ने चिप्स खाते खाते कहा, वैसे एक बात माननी पड़ेगी, अर्जुल और आरेश भाई में जमीन आसमान का फर्क है। कम से कम आरेश भाई कितने कूल हैं, कितने केयरिंग है, कितने फरी हैं। आरेश ने फखर से अपना कॉलर उछाला। देखा, इसी को कहते हैं असल तारीफ। अर्जुल ने इसे ठंडी नजर से देखा। ज्यादा हवा में मत उड़ो, अगला जुमला भी सुन लो, फिर कॉलर वापस सीधा कर लेना। आरेश ने हंसकर कॉलर को और ऊंचा किया।
जलने की बू आ रही है भाई, अर्जुन ने बेपरवाही से कहा। बू तुम्हारी खुशफहमी की है। नहीं भाई, कम से कम इस मामले में मैं लकी हूँ। बनी मेरी बुराई कर ही नहीं सकती, उसकी चॉइस देखी है। शोहर भी तो हूं मैं। अर्जुन ने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट अर्जुन के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अर्जुन ने बस इसे एक नजर देखा। तुम थोड़ी देर और खुश रह लो। कूल। तुम इस छोटे सपूत की बात कर रही हो? हेजल ने हाँ में हाँ मिलाई। बहारे जोर से हंसी थी। अरे वो तो एक छिछोरा और मीसना है। बहारे की आवाज सुनते ही आरेश की मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब होने लगी। बहारे ने चिप्स का पैकेट साइड पर रख दिया। कम से कम अफजल भाई सीधे तो हैं, जो दिल में होता है वो मुंह पर बोल देते हैं। लेकिन ये छोटे वाला, उफ, एक नंबर का ड्रामा कंपनी। हरेश का मुंह खुले का खुला रह गया। बहारे अब पूरी फॉर्म में आ गई थी। हर वक्त इतना मासूम बनकर घूमेगा जैसे दुनिया के सबसे ज्यादा शरीफ इंसान हो, लेकिन असल में पूरा ड्रैकुला है। हेजन जोर से हंसी थी। ड्रैकुला? बहारे ने सर को हाँ में हिलाया। हाँ, हमेशा मेरा खून पीते रहते हैं। अर्जुन ने आरेश को कोहनी मारी। ओ ड्रैकुला, मुंह बंद कर। बनी ने भी ट्रेलर दिखा ही दिया है। पिक्चर अभी बाकी है पिक्चर अभी बाकी है। बहारे ने मुंह बनाया। और सुनो, ये ड्रैकुला सिर्फ मेरा खून ही नहीं पीता, हर 10 मिनट के बाद नई टेंशन भी दे देता है। हेजन हंस पड़ी थी। अब क्या कर दिया उसने? हेजन ने फौरन से सर हिलाया। हाँ, बहारे ने नाक सुकेड़ी। वो चुड़ैल रोज इनके आसपास मंडलाती रहती है, फिर भी मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, ना गुस्सा करना चाहिए। अरे भाई, जिस शौहर के आसपास चुड़ैल मंडा रही हो, उसकी बीवी गुस्सा नहीं करेगी तो क्या ढोल बजाएगी? हेजन पेट पकड़कर हंसने लगी। आरेश तो हक्का बक्का अपनी बनी को देख रहा था। आज उसने बहारे का एक बिल्कुल नया रूप देखा था। जो लड़की इसके सामने दो लफ्ज नहीं बोल पाती थी, आज वही मुंह फट बनी उसके सारे कारनामे गिनवा रही थी। अर्जुन ने इसकी जानिब देखा, होठों पर मुस्कुराहट आ गई। क्या हुआ ड्रैकुला? आवाज ही चली गई। अर्जुन ने कोहनी मारी। अब हंस क्यों नहीं रहे? अभी तो कह रहे थे कि मेरी बनी कभी मेरी बुराई नहीं करेगी। आरेश ने धीरे से अपना सर पकड़ लिया। भाई, मुझे लगता है हनीमून से मेरी बनी नहीं, एक नई बनी वापस आई है। अर्जुन मुस्कुराया था। नहीं, बनी वही है, बस आज तुम्हें इसका ओरिजिनल वर्जन देखने को मिल गया है। बहारे ने आरेश की नकल उतारते गर्दन अकड़ाई और भारी आवाज निकाली। मुझसे दूर रहो, मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, समझी तुम? फिर बहारे ने फौरन से अपनी नॉर्मल आवाज में कहा। और अगले ही मिनट पता नहीं इन जनाब के अंदर रोमांस का कौन सा कीड़ा जाग जाता है, खुद ही मेरे पास आते हैं। अब तुम बताओ, मैं इनकी बात मानूं या उनकी हरकतें? हेजन पेट पकड़कर हंसने लगी। बहारे, तुम्हारा ड्रैकुला और मेरा डायनासोर दोनों एक ही फैक्ट्री के पीस लगते हैं। बहारे ने फौरन से बात पूरी की। दोरानी फैक्ट्री लिमिटेड। फिर दोनों एक साथ इतनी जोर से हंसी कि उनकी खिलखिलाहट पूरे लॉन में गूंजने लगी। हेजन हंसी के मारे बहारे के कंधे पर झुक गई थी। बहारे भी पेट पकड़कर दोही हो गई। दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस दौरानी फैक्ट्री के दो सैंपल्स की बुराइयां वो इतने मजे से कर रही हैं, वो दोनों असली फैक्ट्री पीस बस चंद कदम के ही पीछे खड़े हैं। एक एक लफ्ज बड़े ही गौर से सुन रहे थे। उसी हंसी मजाक के दरमियान आरेश बिल्कुल बिल्ली की तरह दबे पांव उन दोनों के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसके होठों पर शरारती मुस्कुराहट थी। हेजन की नजर अचानक बहारे के पीछे खड़े आरेश पर पड़ी। एक पल के लिए उसकी आंखें फैल गई। उसने दिल ही दिल में कहा, बहारे तो पकड़ी गई। आरेश ने फौरन से अपनी शहादत की उंगली होठों पर रख दी। उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। हेजन ने मुश्किल से अपनी खांसी रोकी। उसने फौरन से सीधा चेहरा बनाया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बहारे हैरान होकर उसकी जानिब देखने लगी। क्या हुआ? हेजन ने फौरन से गर्दन हिलाई। कका कुछ नहीं, मैं बस चिप्स गले में अटक गया था। बहारे ने बेयकीनी से इसको देखा। सच? हाँ बिल्कुल सच। दूसरी तरफ अर्जल भी बिल्कुल खामोशी से चलकर हेजन के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने भी एक लफ्ज नहीं कहा था, बस अपनी उंगली होठों पर रखकर बहारे को देखा। बहारे की नजर अर्जल पर पड़ी। उसकी आंखें भी गोल हो गई। या अल्लाह, जैनी तो पकड़ी गई। उसने फौरन से अपने होठों को अंदर दबा लिया ताकि हंसी ना निकल जाए। इस मंजर को अब मंजर बहुत ही अजीब था। हेजन समझ रही थी कि सिर्फ बहारे पकड़ी गई है। बहारे समझ रही थी कि सिर्फ हेजन पकड़ी गई है। हेजन ने धीरे से फुसफुसाया, बहारे तुम पकड़ी गई हो? बहारे ने हैरानगी से पूछा, क्यों? हेजन ने आंखों ही आंखों में इसके पीछे इशारा किया। बहारे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से गर्दन घुमाई और आरेश बाजू बांधे खा जाने वाली नजरों से देखता उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। बहारे के होंठ पर फौरन से एक झूठी सी मुस्कुराहट आ गई। हाय! फिर इसने फौरन से हेजन की जानिब देखा। तुम भी ज्यादा बनो मत, जैनी तुम भी पकड़ी गई हो।
हेजन की मुस्कुराहट एक पल में गायब हुई। इसने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और सामने अर्जल अपनी असली अकड़ू अंटार्कटिका वाले मूड में वापस आ चुका था। एक तरफ चीता अपनी बनी को देख रहा था और दूसरी तरफ टाइगर अपनी पेंगुइन को। दोनों बीवियां एक दूसरे को देखकर बस इतना ही सोच रही थी कि अल्लाह आज तो गए काम से। तो मैडम, मैं ड्रैकुला हूँ, खून पीता हूँ और रोमांस का कीड़ा भी मेरे अंदर पैदा होता है। बाहर सटपटाई थी। ननन नहीं, वो मैं तो बस, और मैं डायनासोर हूँ, अकड़ू अंटार्कटिका, और जब कोई तुम्हारी तरफ देख ले तो मेरे अंदर का गुंडा गिरगिट जाग जाता है। हेजल ने फौरन से दोनों हाथ पीछे कर लिए। वो तो प्यार से बोला था। अर्जल ने दोनों भवें उठाई। प्यार से? हेजल ने धीरे से मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। हाँ, थोड़ा सा। अर्जल ने आरेश को देखा। आरेश ने हंसकर कहा, देखा भाई, गूगल पर अगर मासूमियत सर्च करना हो तो सबसे पहले इन दोनों की तस्वीर आएगी। हाँ अगर हाँ, क्यों नहीं। इन दोनों को तो मासूमियत का अवार्ड देना चाहिए। दोनों सहेलियां एक साथ सीधी होकर खड़ी हो गई, जैसे स्कूल के प्रिंसिपल ने रंगे हाथों पकड़ लिया हो। अर्जुन ने संजीदगी से आरेश को देखा। लगता है कि इन दोनों को सजा देनी पड़ेगी। आरेश की आंखों में शरारत थी। सजा भी ऐसी कि जिंदगी भर याद रखें। बहारे और हेजन ने एक साथ थूक निकला। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। अब? बहारे ने धीरे से पूछा। हेजन ने आंखें बंद करते कहा था, अल्लाह ही मालिक है। दायान का दिल एकदम से रुक गया था। नीसू? बास्केटबॉल इसके हाथ से फिसलकर दूर जा गिरी। वो दीवानों की तरह इसकी जानिब दौड़ा था। नीसू, नीसू आंखें खोलो। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठा, लरसते हाथों से इसका सर उठाया और अपनी गोद में रख लिया। उसके चेहरे से बाल हटाए। नीसू, प्लीज मेरी तरफ देखो। इसने इसके गाल थपथपाए। कुछ बोलो प्लीज। कोई जवाब नहीं। लेकिन कोई जवाब नहीं। दयान की सांसें टूटने लगी। इसने इधर उधर घबरा कर देखा। पानी? कोई, मगर बास्केटबॉल में इस वक्त कोई भी नहीं था। नीसू प्लीज, मुझे डराओ मत। उसकी आवाज भर्रा गई। मैंने गुस्से से कहा था, कसम से मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हें कभी दर्द नहीं देना चाहता। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। नीसू आंखें खोलो प्लीज। तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसने इसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। नीसू, मैं तुमसे नाराज नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारे बगैर जीना नहीं जानता। इसकी आवाज टूट गई। प्लीज एक बार आंखें खोल लो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत। कभी मत जाना, कभी भी नहीं। मुझसे मोहब्बत नहीं करते तो इतनी फिक्र क्यों हो रही है? दायान एकदम जम गया। इसे तब एहसास हुआ कि वो अपने दिल की सारी बातें कह चुका था। तुम होश में थी? निशा हल्की सी मुस्कुराई। दयान ने फौरन से इसका सर अपनी गोद से हटाकर उठना चाहा। गुस्से चेहरे पर गुस्सा और सुकून दोनों साथ साथ थे। तुम्हें अंदाजा भी है मेरी जान निकल गई थी। निशा, ये मजाक था। निशा ने फौरन से इसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मजाक नहीं था। जल्द सच होने वाला है। दयान का जबड़ा तन गया। निशा ने धीरे से अपने हाथ को इसके होंठों पर रखा। अब मेरी बात सुनो, बीच में मत टोकना। दयान ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में पहली बार सिर्फ मजबूरी थी। निशा की आवाज लरस गई। तुम पूछ रहे थे ना कि उस दिन मैंने तुम्हारा साथ क्यों नहीं दिया? दयान चुप रहा। निशा की आंखों से आंसू बह निकले। मेरे डैड मेरी मॉम को मारते हैं। दयान की भवें सिकुड़ गई। हाँ, बेल्ट से। जब भी उनकी बात के खिलाफ कुछ होता है, गुस्सा मॉम पर निकलता है। दयान का चेहरा सफेद पड़ गया। निशा ने आंसू पूछते कहा, उस दिन अगर मैं सबके सामने कह देती, जी डैड मैं भी दयान से मोहब्बत करती हूँ, तो उस रात बेल्ट मेरी वजह से मोम पर चलती। मुझे मारते तो मैं सह लेती, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत के लिए अपनी माँ को सजा नहीं दिलवा सकती। दयान की सारी नाराजगी उसी पल बिखर गई। निशा बोलती गई, तुम्हें लगता है कि मैं बुज़दिल थी, लेकिन उस वक्त मेरे सामने तुम भी थे और मेरी माँ भी। मुझे किसी एक को चुनना था, मैंने माँ को चुना। गलत किया? दयान की आंखें भर आई। उसने धीरे से सर झुकाया। निशा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अभी सिर्फ एक रास्ता है। तुम मामू और मोमानी को घर लेकर आओ। इज्जत के साथ डैड से मेरा हाथ मांगो। इन्हें कहो कि तुम पहले अपना कीम इन्हें कहो कि तुम पहले अपनी कीमत साबित करोगे, अपना कैरियर, अपनी पहचान, फिर मेरा हाथ मांगोगे। हो सकता है कि वो मना कर दे, लेकिन तुम फिर भी कोशिश करना। फिर उसने आंसुओं में मुस्कुराने की कोशिश की। और अगर तुम्हारी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट मेरी मोहब्बत से बड़ी है तो मैं तुम्हें कभी भी मजबूर नहीं करूंगी। मैं किसी और से शादी भी नहीं करूंगी, लेकिन खुद को ख़त्म कर दूंगी। ये सुनते ही दयान की बर्दाश्त खत्म हो गई। उसने फौरन से निशा को अपनी बाहों में खींचा, इतनी मजबूती से जैसे दोबारा कभी इसे खुद से दूर नहीं होने देगा। नहीं, बस
एक लफ्ज़ और नहीं, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सिर्फ अपना दुख देखा, तुम्हारी मजबूरी कभी समझने की कोशिश नहीं की। निशा उसके सीने से लगी रोती रही। दयान ने उसके बालों पर हाथ फेरा। अब मैं आऊँगा, तुम्हारे मामू और मोमानी के साथ आऊँगा। मैं तुम्हारे डैड से इज्जत के साथ तुम्हारा हाथ मांगूंगा। मैं उन्हें साबित करके दिखाऊंगा कि दयान सिर्फ मोहब्बत करना नहीं जानता, अपनी मोहब्बत की जिम्मेदारी उठाना भी जानता है। निशा ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते धीरे से कहा, यही सुनना चाहती थी। टिंकरबेल और पुडर हेनरी कभी अलग नहीं हो सकते। रात का न जाने कौन सा पहर था जब अनुरल की आंख अचानक से खुली। उसने आधी नींद में आदत के मुताबिक अपना हाथ बेड के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ाया, मगर उसकी उंगलियां सिर्फ ठंडी चादर से टकराई। वो हल्की सी चौंक कर पूरी तरह से बेदार हो गई। उसने फौरन से आंखें खोलकर अपने पास देखा। बेड का दूसरा हिस्सा बिल्कुल खाली था। अरसम, इसने धीमी सी आवाज में पुकारा, मगर कमरे में सिर्फ खामोशी थी। उसने एक नज़र वॉशरूम की जानिब देखा। दरवाज़ा खुला था, अंदर कोई नहीं था। दिल में हल्की सी बेचैनी उतरने लगी। उसने बेड के पास रखा शाल को उठाया। उसने बेड के पास रखा शाल उठाया और अपने कंधों पर ओढ़ लिया। फिर धीरे से कमरे से बाहर निकली। अनुरल धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल आई। उसने पहले ड्राइंग रूम में नज़र दौड़ाई, फिर किचन की जानिब देखा। वहां कोई भी नहीं था। ये इतनी रात को कहाँ गया, उसने दिल ही दिल में सोचा। तभी खुले आंगन की तरफ से हल्की सी चांदनी अंदर आ गई। दरवाजा आधा खुला था। अनुरल के कदम बेइख्तियार उसकी जानिब उठे। जैसे ही वो दहलीज के पास पहुंची, उसके कदम एकदम से थमे थे। आंगन के एक कोने में चारपाई पर अरसम तन्हा बैठा था। उसकी पुश्त अनुरल की जानिब थी। चांद की हल्की सी रोशनी उसके कंधों पर पड़ रही थी। बस वो बिल्कुल खामोशी से किसी चीज को देख रहा था। जब अनुरल गौर से उस चीज को देखने लगी तो उसके दिल में दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई। अरसम के हाथों में वही खूबसूरत लॉकेट था जिसे उस दिन इसके गले से वो बेदर्दी से खींच गया था। आज भी अरसम इसे उसी एहतियात और मोहब्बत से थामे बैठा था जैसे उसमें उसकी पूरी दुनिया कैद हो। लॉकेट को देखकर इसके होठों पर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। ऐसी मुस्कुराहट जो अनुरल ने कभी अपने लिए नहीं देखी थी। उसने बहुत आहिस्ता से अपने अंगूठे से इस लॉकेट को छुआ, फिर आंखें बंद कर ली और अगले ही लम्हे लॉकेट को अपने होठों तक ले जाकर इस पर एक बहुत ही नरम बोसा दिया। अनुरल के सीने में जैसे किसी ने तेज छुरी घोंप दी। उसकी आंखें बेइख्तियार भर आई। वो आज भी इसे याद थी। कितनी मोहब्बत, आज भी उसका गला खुश्क हो गया। वो कितनी पागल थी, कैसे भूल गई थी कि अरसम ने उससे शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की थी, मोहब्बत के लिए नहीं। फिर इससे कोई उम्मीद बांधने का हक क्या था? और अगर दिल के किसी कोने में कोई बची कुची उम्मीद जिंदा भी रह गई थी तो आज वो हमेशा के लिए टूट चुकी थी। उसने फौरन से अपने होठों पर हाथ रखा ताकि उसकी सिसकी की आवाज़ भी अरसम तक ना पहुंच सके। वो एक और पल के लिए वहां खड़ी नहीं रह सकी। तेजी से मुड़ी और भागते हुए घर के अंदर चली गई। दूसरे कमरे में अंदर दाखिल हुई। उसने लरजते हाथों से दरवाज़ा बंद किया। आज उसकी इज्जत नफ्स एक बार फिर से जख्मी हुई थी और इसकी बेपनाह मोहब्बत भी चुपचाप टूटकर बिखर गई थी। आसमान पर स्याह बादल छाए थे, हवा तेज चल रही थी और कुछ देर के बाद बारिश ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया था। बिजली की चमक बार बार आसमान को चीर रही थी। पूरा महल खामोशी में डूबा था, मगर एक कमरे में नींद का नामो निशान नहीं था। महानूर बेड के कोने पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। जहन में बार बार सिर्फ कयान के अल्फाज गूंज रहे थे। तुम्हें क्या लगता है ये सब तुमने खुद ढूंढ निकाला है? मैं चाहता था तुम इन चीज़ों को देखो और आज तुमने साबित कर दिया कि तुम भी बाकियों जैसी हो। उसने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। दिल इतना भारी क्यों लग रहा है? उसने धीरे से खुद से पूछा। तभी खिड़की के शीशे पर बारिश की बूंदें जोर जोर से टकराने लगी। महानूर ने खिड़की खोली। ठंडी हवा का झोंका इसके चेहरे से टकराया। ना जाने क्यों इसका दिल किया कि वो इस बारिश में खुद को खोना चाहती है। शायद ये बारिश इसके दिल का बोझ हल्का कर दे। वो धीरे से कमरे से निकली, सीढ़ियां चढ़ी और टेरेस का दरवाज़ा खोल दिया। ठंडी हवा ने फौरन से इसका इस्तकबाल किया। बारिश मुसलसल बरस रही थी। फानूर धीरे धीरे चलती टेरेस के बीचों बीच आन खड़ी हुई। उसने आंखें बंद की, दोनों बाजू हल्का सा खोल दिए और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर गिरने दिया। आज पहली बार इसने किसी से कुछ कहने की कोशिश नहीं की, बस खामोशी से रोती रही। आंसू और बारिश की बूंदें एक साथ एक दूसरे में घुल मिल गई थीं। टेरेस के दूसरे कोने में कोई इससे पहले मौजूद था। वो रेलिंग के पास खड़ा दूर शहर की रोशनियों को देख रहा था। उसने महानूर के कदम की आहट सुनी, एक नज़र उसकी जानिब देखा और फौरन अपना चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया।
जैसे उसने फैसला कर लिया हो कि अब इससे कोई बात नहीं करनी। दूसरे के दोनों के दरमियान सिर्फ बारिश थी, ना कोई अल्फाज, ना कोई नज़र, सिर्फ खामोशी। कुछ लम्हे यूं ही गुजरे कि अचानक आसमान को चीरती बिजली चमकी। उसके अगले ही लम्हे धड़म, इतनी जोर की गरजदार इतनी जोर की गरज हुई कि पूरी छत लरस गई। महानूर बेख्तियार घबरा गई। उसके कंधे सुकड़ गए, पलकें जोर से बंद हुई और वो अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। इसी पल कयान का जिस्म भी बेख्तियारी से उसी तरफ हिला था, जैसे उसके पैरों ने दिल का हुक्म मान लिया हो। एक ही लम्हे के लिए उसने हाथ बढ़ाने की कोशिश की, जैसे वो महानूर को इस गरज से महफूज कर लेना चाहता हो। मगर अगले ही पल उसे अपने ही अल्फाज याद आए, तुम भी बाकियों जैसी हो। उसका चेहरा सख्त हो गया, बड़ा हुआ कदम वहीं रुक गया। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच ली। महानूर धीरे से अपनी आंखें खोलने लगी। बारिश की बूंदें इसके चेहरे से फिसलती जमीन पर गिरने लगी। ना जाने क्यों उसने बेख्तियार अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमाई और इसकी नज़र कयान पर भी जा ठहरी। कयान भी इसी की जानिब देख रहा था। ना उसके चेहरे पर गुस्सा था, ना नरमी थी, बस एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जिसमें हजारों शिकायतें दफन हो और लाखों अनसुने अल्फाज। दोनों की नज़रें एक दूसरे में उलझ गई। ना महानूर ने पलक झपकाई, ना कयान ने। बारिश उन दोनों के दरमियान पर्दा बनकर बरसती रही। महानूर के भीगे बाल इसके चेहरे से चिपक चुके थे। कयान की शर्ट भी पूरी तरह से भीग चुकी थी, मगर दोनों में से किसी को एहसास तक नहीं था। इसी लम्हे ना वक्त चल रहा था, ना दुनिया, सिर्फ दो दिल जख्मी थे, एक दूसरे को खामोशी से पढ़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। कुछ याद आते ही महानूर की आंखों में तल्ख और हकारत आ गई। कुछ याद आते ही महानूर की आंखों में तल्खी और हकारत आ गई। वो नफरत भरी निगाह कयान पर डालती वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाने लगी। अभी वो दो कदम ही चली थी कि गीले फर्श पर इसका पांव पूरी तरह से मुड़ा। इसका तवाजुन बिगड़ा और वो दर्द से कराहते वहीं गीले फर्श पर गिर बैठ उसका तवाजुन बिगड़ा और वो दर्द से कराहते हुए वहीं गीले फर्श पर बैठ गई। उसने फौरन से अपना टखना पकड़ लिया। चेहरे पर तकलीफ साफ नजर आ रही थी। बारिश की बूंदें मुसलसल इस पर बरस रही थी, मगर उस पल इसे सिर्फ अपने मुड़े हुए पांव का दर्द महसूस हो रहा था। महानूर दर्द से कराहते अपना टखना पकड़कर बैठ गई। कयान ने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसने कितनी ही देर कोशिश की, मगर उसे इस हालत में देखकर खुद को नहीं रोक सका। अपने सारे गुस्से को बुलाकर वो धीरे से उसके बिल्कुल करीब आया और जमीन पर एक घुटने के बल बैठ गया। उसने जैसे ही अपना हाथ बढ़ाकर महानूर के पांव को छूने की कोशिश की, महानूर ने गुस्से में झटक कर इसका हाथ पीछे धकेल दिया। डोंट टच मी, दूर रहे मुझसे, महानूर ने नफरत से कहा। कयान ने गुस्से से लाल आंखों के साथ इसकी जानिब देखा, मगर अपनी आवाज को दबाकर बहुत ही शिद्दत से समझाने वाले अंदाज में बोला, चुपचाप मुझे देखने दो, मैं सिर्फ तुम्हारा इलाज करना चाहता हूँ ताकि तुम्हें मजीद तकलीफ ना हो। महानूर ने एक बेहद जहरीली और तंज भरी मुस्कुराहट के साथ इस पर ताना मारा। इलाज? आप मेरा इलाज करेंगे कयान? जो इंसान खुद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन चुका हो, वो अब मेरे जख्मों पर मरहम लगाने की बात ना ही करे तो बेहतर है। ये कहकर महानूर ने गुस्से से खुद को खड़ा होने की कोशिश की, मगर पाँव की मोच की वजह से इसका तवाजुन बिगड़ा और इसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। कयान ने एक पल की भी देर नहीं की। इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, कयान ने आगे बढ़कर इसे तेजी से अपनी बाहों में उठा लिया। उसने पूरे हक और मर्दाना रोब से इसे दबोच रखा था। महानूर ने फौरन इसके सीने पर अपने नाजुक हाथों से मुक्के मारने शुरू कर दिए और गुस्से में चिल्लाने लगी, छोड़ो मुझे कयान, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, नीचे उतारे मुझे। मगर कयान पर इसके चिल्लाने या मारने का कोई असर नहीं हुआ। उसका चेहरा सपाट था और कदम सीधा बेडरूम की जानिब बढ़ रहे थे। बेडरूम के अंदर दाखिल होते कयान ने इसे निहायत ही सख्ती से बेड पर डाला। महानूर अभी संभलने की कोशिश कर रही थी कि कयान ने एक झटके से अपनी शर्ट उतार दी। उसका ये रूप देखकर महानूर की आंखें खौफ से फट गई। कयान ने बिना कोई मौका दिए महानूर के मुंह पर अपनी शर्ट कयान ने बिना कोई मौका दिए हुए महानूर के मुंह पर अपनी शर्ट बांधकर इसकी आवाज को दबा दिया और फिर इसका दुपट्टा लेकर उसके दोनों हाथों को बेड के सिराने सख्ती से बांध दिया ताकि वो हिल ना सके। महानूर बेबसी से अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी और पांव चला रही थी, मगर कयान बिल्कुल खामोश था। वो आहिस्ता से बेड के करीब घुटनों के बल बैठा और इसके जख्मी पांव को अपने हाथों में लिया। महानूर के जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। कयान ने धीरे धीरे पांव को चेक किया, फिर एक खास एंगल से उसे संभालते हुए हल्का सा प्रेशर दिया। एक हल्की सी टिक की आवाज आई।
एक पल के लिए महानूर का पूरा जिस्म दर्द से कांप उठा, मगर अगले ही पल इसका पाँव बिल्कुल नॉर्मल हो गया और दर्द गायब होने लगा। कयान ने सुकून का सांस लिया। उसने आगे बढ़कर महानूर के हाथों से दुपट्टा खोला और इसके मुंह से शर्ट हटा दी। जैसे ही महानूर के हाथ आजाद हुए, उसने पूरे गुस्से और नफरत से कयान को पीछे धकेलना और उसे मारना चाहा, मगर कयान अब मजीद बर्दाश्त करने के मूड में नहीं था। उसने एक झटके में महानूर की नाजुक कमर को अपने दोनों हाथों में जकड़ा और इसे अपनी जानिब खींचकर इसके चेहरे के इतने करीब आया कि महानूर को इसकी गर्म और तेज सांसें अपनी जल्द पर महसूस होने लगी। कयान की सुरमई आंखों में इस वक्त एक अजीब सा जलाल और दीवानगी थी। उसने महानूर की आंखों में देखते बहुत ही धीमी मगर भारी आवाज में कहा, अगर एक और लफ्ज तुम्हारे मुंह से निकला तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या कर बैठूंगा। उसने गहरी सांस ली। इसीलिए मेरी नज़रों से दूर रहो और जब तक तुम यहाँ हो मेरे सामने मत आना। ये कहकर वो महानूर को बेड पर हल्का सा धक्का देकर फौरन मुड़ गया। एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कमरे का दरवाज़ा खुला और फिर ठाक करके दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजी। महानूर कुछ लम्हों तक इसी तरह बेड पर बैठी रही। उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थी। यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म होती है। अगर आपको एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।